वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुज आश्रम आईएएस। कल का लेक्चर अब हम कंटिन्यू रखेंगे। आज का जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो है प्रायोरिटी नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। सो लेट अस बिगिन। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, सरकार ने क्या कहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड जॉब्स। ओके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट फोकस किया गया है ग्रोथ ऑफ जॉब्स में, ग्रोथ एंड जॉब्स में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले इज बीइंग इंक्रीज्ड टू 10 लाख करोड़ विच वुड बी 3.3% ऑफ द टोटल जीडीपी। ओके, तो हमारे देश में टोटल कैपिटल आउटले यानी जो भी फैक्ट्री, कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हम लोग जो भी चालू करेंगे, उनका जो टोटल आउटले है वो इंक्रीज किया गया है। इट हैज़ बीन अप बाय 3.3% ऑफ टोटल जीडीपी। ठीक है, इट हैज़ बीन ये इंक्रीज किया गया है। और कितना हो चुका है आज की तारीख में? 3.3% ऑफ टोटल जीडीपी। ठीक है, टोटल जीडीपी। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इंक्रीज किया गया है। आगे, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, सबके फॉर्मूले भी हम लोग देखेंगे। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, इट हैज बीन बजटेड एट 4.5% ऑफ टोटल जीडीपी। ठीक है, ये कितना रहेगा? 4.5% ऑफ आवर जीडीपी। सबका फॉर्मूला वगैरह सब हम देखेंगे। प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाते रहिए। ओके, आगे, सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। कंटिन्यू द 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर 1 more year एंड विद अ सिग्निफिकेंटली एनहांस्ड आउटले ऑफ 1.3 लाख करोड़। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को कैपेक्स के लिए, कैपेक्स आउटले, स्टेट गवर्नमेंट्स को कैपेक्स आउटले, कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी बड़े संसाधनों के लिए कितना दिया जाएगा? दिया जाएगा वो 1.3 लाख करोड़, 1.3 लाख करोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, और ये कितने में दिए जाएंगे? बेसिकली 50 साल के लिए, 50 ईयर के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन। ओके, इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए दिए जाएंगे। नेक्स्ट, एनहांसिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एस्टैब्लिशिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट। ये भी बहुत जरूरी है, आएगा एग्जाम में, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू फाइनेंशियल सेक्रेटरी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट, ये भी बहुत जरूरी है, देखेंगे आगे क्या है ये सब। मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रेलवेज, रोडवेज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर। ओके, आगे बढ़ते हैं।
फिर नेक्स्ट, लिख लिया सबने? ठीक है, वीडियो पॉज करके सब अच्छे से नोट्स बना लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ensuring last mile connectivity, ओके, ensuring last mile connectivity। अब देखते हैं जरा, ensuring last mile connectivity। ensuring last mile connectivity, ensuring last mile connectivity, ओके। देखते हैं जरा कौन सा, हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इट विल बी रिव्यूड बाय एन एक्सपर्ट कमिटी टू बिकम सुटेबल फॉर अमृतकाल। हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या किया जाएगा इसमें? हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्मोनाइज्ड, ठीक है, ये चीज है। आगे बढ़ते हैं, रेलवेज। रेलवेज में क्या, अ कैपिटल आउटले ऑफ 2,40,000 करोड़, जो आज तक का हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले है। कितना रेलवेज में कितना दिया गया है? रेलवेज में कितना किया गया है? 2.4 लाख करोड़, हाईएस्ट एवर। ओके, हाईएस्ट एवर किया गया है। इसके अलावा क्या, लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स के लिए 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बने जाएंगे। लॉजिस्टिक्स के लिए क्या, 100 क्रिटिकल 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये किसके लिए? जिससे लास्ट माइल और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी हो सके, पोर्ट्स, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन्स, इन सभी क्षेत्रों के लिए। ठीक है, यानी एक टाइप के लॉजिस्टिक सेंटर्स वगैरह बनेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, और हमारे देश में आवागमन के लिए भी अच्छा हो सके। किसके लिए? लॉजिस्टिक्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए 50 एडिशनल पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स दिए जाएंगे। 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम्स, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स विल बी रिवाइव्ड फॉर इंप्रूविंग रीजनल एयर कनेक्टिविटी। ठीक है, तो रीजनल एयर कनेक्टिविटी के लिए रीजनल एयर कनेक्टिविटी के लिए 50, ठीक है, 50 एयर स्टेशंस, मतलब जिसमें हेलीकॉप्टर आ सकते हैं, एरोप्लेन आ सकते हैं, ये सभी। ठीक है, फिर कोस्टल शिपिंग, उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए प्रमोट किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं जरा। ठीक है, पहला कौन सा? पहला होगा ये वाला, इसका फॉर्मूला देखते हैं। व्हाट इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर? ओके, व्हाट इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, जरा इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। इफेक्टिव
देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या डिफिनेशन क्या है? Capital expenditure are funds used by a company to acquire, upgrade, and maintain physical assets such as property, plants, buildings, technology, or equipment. Capex is often used to undertake new projects or investments by a company. Making capital expenditures on fixed assets can include repairing a roof if the useful life of the roof is extended, purchasing a piece of equipment, or building a new factory. This type of financial outlay is made by companies to increase the scope of their operations or add some future economic benefit to the operation. ठीक है, ये चीज ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओपेक्स, विच आर शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस यूज्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। एग्जांपल्स ऑफ केपेक्स इंक्लूड परचेज ऑफ लैंड, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स और हैवी मशीनरी। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज है बराबर। ये देखिए, नोट्स बनाते जाइए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, capital expenditure is the money spent by the government on the development of machinery, equipment, building, health facilities, education, etc. It also includes the expenditure incurred on acquiring fixed assets like land, investment by the government that gives profits or dividend in the future. The budget estimate of the government's capital expenditure for the year 2020-21 was 1,84,748 crore. Okay, no, 10,84,748 crore. Okay, understanding capital expenditure. Capital spending is associated with investment or development spending where expenditure has benefits extending years into the future. Capital expenditure includes money spent on the following: acquiring fixed and intangible assets, upgrading an existing asset, repairing an existing asset, repayment of loan. Why is capital expenditure important? ठीक है, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। हाउ इज कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो अनलाइक, एक मिनट, हाँ, अनलाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर विच क्रिएट्स एसेट्स फॉर द फ्यूचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज डे टू डे। ठीक है, इट नीदर क्रिएट्स एसेट्स नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। Salaries of employees, interest payments of past debt, subsidies, pension fall under this category of revenue expenditure. It is recurring in nature. Notes बनाते जाइए बेटा। ठीक है, जरा excuse me, okay, जरा excuse me, I'll be back in a minute, okay.
हम्म, ओके, तो आपने नोट्स लिखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हो गया एक। आगे बढ़ते हैं दूसरा। ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख लो, इसका फॉर्मूला जरूरी है। ये देखिए, ये देखिए डायरेक्ट मेथड कैलकुलेट करने का क्या है। इफेक्टिव अमाउंट स्पेंट ऑन एसेट 1 प्लस अमाउंट स्पेंट ऑन एसेट 2 प्लस अमाउंट स्पेंट ऑन एसेट 3 माइनस वैल्यू रिसीव्ड फॉर एसेट्स दैट वर सोल्ड। ठीक है, मतलब जितना आपका आवंट, जितना आपने खर्चा किया और जितना आपको पैसा आया अपने पुराने एसेट्स को बेचकर, तो उससे आपको नेट केपेक्स वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, फिर वो डेप्रीशिएशन वगैरह सब ये निकाला जाता है, ये सब चीजें। ठीक है, ये देखिए केपेक्स का इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू ग्रोइंग एसेट्स। केपेक्स इज लेस देन डेप्रीसिएशन, तो इट इज श्रिंकिंग एसेट्स। ओके, ये देखिए फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या है, इज इक्वल टू कैश फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। केपेक्स इन वैल्यूएशन, तमाम ये सब चीजें, टाइप्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, मेंटेनेंस कैपेक्स, ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चैलेंजेस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक ये हो गया, ये तो बेसिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी बेसिक। स्टेट गवर्नमेंट, हाँ ये देखते हैं न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट, देखते हैं जरा ये है क्या। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट, न्यू इंफ्रा फाइनेंस सेक्रेटेरिएट, देखते हैं जरा। ये देखिए द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट has been established under the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with the idea of harmonizing policies and initiatives related to infrastructure financing and development. IFS has been set up to boost infrastructure development through a multitude of initiatives. ठीक है, these initiatives are directed towards promoting private investment in infrastructure. The private investment unit, पहले जिसको क्या बोला जाता था, PPP cell, now it is a part of IFS, which was set up in 2006 under the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. याद रखा जाए, प्रीलिम्स के लिए आएगा ये। The private investment unit also acts as Secretariat for Public Private Partnership Appraisal Committee, PPAC, and Empowered Committee. It is also responsible for matters and proposals relating to clearance by PPPAC scheme for financial support to PPPs in infrastructure, venture gap, viability gap funding, VGF scheme, and India Infrastructure Project Development Funding, IIPDF. ओके, ये IIPDF हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। Infrastructure Finance Secretariat, Department of Economic Affairs launches the revamped website of PPP India, PP in India. ठीक है, ये वाली। तो यही सब चीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मंगाने के लिए ये सब अलग अलग प्रावधान वगैरह भारत सरकार अभी मौजूदा हालात में कर रही है। ओके, आगे ये भी देख लिया हम लोग ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, फिर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखा जाए जरा। हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट, हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर।
हम्म, ये देखिए। हम्म, करेक्ट। ये देखिए, ये मिस हो गया, खैर कोई बात नहीं। ये देखिए पहला वाला, द हार्मोनाइज मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर्स। ये क्या है? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद द इंटेंट टू गाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज that were responsible for supporting infrastructure in various ways. The harmonized master list lays down the sectors and activities that qualify as infrastructure. Bank and NBFC finance to these sectors laid down in the harmonized master list would qualify as infrastructure loans, which are loans that are kept, that are to subject to different category regulatory requirements given the nature of these loans. ठीक है? For instance, infrastructure loans are subject to different class asset, different asset classification norms etc, concentration norms etc. तो ये क्या है? ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इन अर बजट स्पीच अनाउंस दैट हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट विल बी रिव्यूड बाय एन एक्सपर्ट कमिटी फॉर रिकमेंडिंग क्लासिफिकेशन एंड फाइनेंसिंग। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्योंकि बहुत रिस्की होते हैं तो और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उनके लिए अलग क्लास ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन में उनको क्लासिफाई किया जाएगा बैंकों के लिए। ठीक है? एट प्रेजेंट द हार्मोनाइज्ड लिस्ट ऑफ 5 कैटेगरीज, हार्मोनाइज लिस्ट कही जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। कौन कौन सी? प्रीलिम्स के लिए आ सकता है, कैटेगरी पहचानो। ठीक है? लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा एनर्जी, तीसरा वाटर एंड सैनिटेशन, तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा कम्युनिकेशन और पांचवा सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। विद इन दीज 5 कैटेगरीज सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर्स हैव बीन नेम्ड। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। रीजनल कनेक्टिविटी ये सब तो आपको पता ही है, इतना कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन डेवलप के क्षेत्र में सस्टेनेबल सिटीज ऑफ टुमारो। ठीक है? कल के भारत के लिए, नव भारत के लिए स्टेट्स एंड सिटीज विल बी एनकरेज्ड टू अंडरटेक अर्बन प्लानिंग। ओके, अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स एंड एक्शंस, मेकिंग सिटीज रेडी फॉर म्युनिसिपल बॉन्ड्स। ओके, म्युनिसिपल बॉन्ड्स का भी हम लोग अभी देखते हैं। सिटीज के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स फ्लोट किए जाएंगे, म्युनिसिपल बॉन्ड्स। ठीक है? ओके, म्युनिसिपल बॉन्ड्स वगैरह लाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, मेकिंग सिटीज रेडी फॉर म्युनिसिपल बॉन्ड्स थ्रू प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड रिंग फेंसिंग यूजर चार्जेस ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लाया जाएगा विच विल बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू द यूज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल। दिस विल बी मैनेज्ड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक for creation of urban infrastructure in tier 2 and tier 3 cities. Urban infrastructure development fund, ठीक है? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके बारे में देखेंगे। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है? ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है? कौन मेंटेन करेगा इसको? एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है? नेक्स्ट, अर्बन सैनिटेशन, 100% मैकेनिकल डीस्लजिंग ऑफ सेप्टिक टैंक्स एंड सीवर्स टू ट्रांजिशन फ्रॉम मैनहोल टू मशीन होल मोड सिस्टम, यानी मशीनों से साफ कराया जाएगा वो नदी नाले ये सब का, मतलब नालों को। ठीक है? फिर बाद में एनहांस्ड फोकस विल बी प्रोवाइडेड फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ ड्राई एंड वेस्ट वेस्ट एंड वेट वेस्ट। देखते हैं जरा। ठीक है? म्यूनिसिपल बॉन्ड्स,
What is a municipal bond? The term municipal bond refers to a type of debt security. ये एक टाइप का लॉन्ग टर्म लोन वाला सिस्टम होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इशूड बाय लोकल काउंटी, काउंटी का मतलब क्या, तहसील, विदेशों में तहसील बोलते हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. दे आर कॉमनली ऑफर्ड टू पे फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ highways, bridges or schools. Municipal bonds act like loans with bondholders becoming creditors. In exchange for borrowed capital, bondholders or investors are promised interest on their principal balance, the latter being repaid by the maturity date. Municipal bonds are often exempt from most taxes, which makes them attractive for the people in higher income tax brackets. Types of municipal bonds, ठीक है, include general obligation and revenue bonds. ठीक है, तो मुनीज या म्यूनिसिपल बॉन्ड्स आर इशूड बाय स्टेट एंड लोकल बॉन्ड्स, ठीक, गवर्नमेंट्स, ये सब चीजें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट्स बनाते जाइए, खाली वीडियो देख के मतलब नहीं है. अब म्यूनिसिपल बॉन्ड इज अ डेट ऑब्लिगेशन इशूड बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अ पब्लिक सेक्टर, अ प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन और एनी अदर पब्लिक एंटिटी यूजिंग द लोन फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स like constructing schools, hospitals, highways, etc. Municipal bonds are also known as muni bonds or munis. They are tax-free income for qualified residents but pay lower coupon interest rates as compared to with taxable bonds. Okay, types of municipal bonds कौन कौन से होते हैं? A bond can be structured in different ways, offering different benefits, risks and tax treatments. Income generated by municipal bond may be taxable. For example, a municipality may issue a bond not qualified for federal tax exemption. Federal मतलब क्या? Central tax. ठीक है, resulting in the generated income being subjected to federal taxes. ठीक है, हम मतलब ठीक है, ये अलग चीज है उधर, ये सब अमेरिकन सिस्टम से ज्यादा कर बताया गया. जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड होता है, रेवेन्यू बॉन्ड होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप का होता है. ठीक है, किसमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा? जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स, जियो बॉन्ड्स, म्यूनिसिपैलिटी को टैक्सिंग पावर दी जाती है इसमें. रेवेन्यू बॉन्ड्स मतलब क्या? ब्रिज, रेलवे, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल से सब के लिए काम आते हैं. हु वुड कंसिडर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स? इनकम टैक्स, इनकम ओरिएंटेड इन्वेस्टर जिनको रेगुलर इनकम आना चाहिए. रिस्क एवर्स इन्वेस्टर जिनको रिस्क से बहुत डर लगता है. टैक्स एफिशिएंट मतलब जिनको टैक्स वगैरह से मतलब क्या छुटकारा पाना होता है. और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. ठीक है, ये सब चीजें. व्हाट आर द सेबी गाइडलाइंस ऑन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स? नॉन डिफॉल्ट हिस्ट्री होनी चाहिए, पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए उस म्यूनिसिपालिटी की. आरबीआई की नेट ये विलफुल डिफॉल्टर्स के लिस्ट में वो लोग नहीं होने चाहिए. ओके, बस ये सब चीज, बाकी सब चीजें मेंस के लिए हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये चीज हमने देखा. हाँ, अब हम लोग देखेंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड. ओके, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड हम लोग देखेंगे. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड हम लोग देखेंगे. देखिए ये है क्या? ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर in her budget speech for financial year 2023-24 presented a vision for Amrit Kal and emphasized on 7 priorities of the union budget. Saptrishi, for an empowered and inclusive economy. Against this backdrop, the stage was set for a new fund, Urban Infrastructure Development Fund, established through priority sector lending. Shortfall मतलब कितनी बार वो अपने वो ये प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स मैच नहीं कर पाते बैंक्स, तो उनको क्या बोला जाता है कि आप अगर जितना भी आपका छूट गया हो वो आपको ये अर्बन ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में आपको डालना पड़ेगा. ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक वगैरह सब करेगा इसको मैनेज, और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में बनाया जाएगा. द फंड विल बी मैनेज्ड बाय, ठीक है, विद द कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ सरकार देगी. ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? UIDF एम्स टू सप्लीमेंट
efforts of the state governments, union territories for urban infrastructure development work implemented through public state agencies, municipal corporations, urban local bodies in tier 2 tier 3 cities by providing a stable and predictable source of funding. It allows for pooling of resources and expertise, enabling creation of comprehensive infrastructure solutions that address the unique needs of each urban area. टारगेट सिटीज कौन कौन सी है भाई साहब, ये देख लीजिए, ठीक है. Tier 2 459 towns with population of 1 lakh to 9,99,999, ठीक है. Tier 3 cities 580 towns between 50,000 to 99.999, ये इतना उनका आबादी होनी चाहिए, ठीक है. प्रॉपर नोट्स बना लो, पूरे देश में फैले हुए हैं सब, ठीक है. कौन कौन सी एक्टिविटीज इसके जरिए यूआईडीएफ के जरा हिसाब से फंड होगी? वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ठीक है, ओवर ब्रिजेस, ग्रेड सेपरेटर्स, अंडरपासेस, ये सब ब्रिज वगैरह मैनेजमेंट का सब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. कॉम्प्रिहेंसिव एरिया डेवलपमेंट, लोकल एरिया प्लान फॉर डीकंजेशन, हेरिटेज कंजर्वेशन प्लान, टाउन प्लानिंग स्कीम्स, पार्क्स विद ओपन जिम्स, ठीक है. ये सब चीजें, ये सब आप जो देखते हैं ये सब तो बेसिक है, सब कुछ नहीं. ओके, हो गया. नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे प्रायोरिटी सेक्टर, सॉरी प्रायोरिटी कौन सा, फोर्थ, अनलीशिंग द पोटेंशियल. ठीक है, प्रायोरिटी फोर्थ, अनलीशिंग द पोटेंशियल. Unleashing the potential. Unleashing the potential. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो इसमें मेनली फोकस किस बात के ऊपर होगा? गुड गवर्नेंस. ओके, गुड गवर्नेंस के ऊपर फोकस किया जाएगा. देखते हैं जरा. जन विश्वास बिल लाया जाएगा जिसमें इंट्रोड्यूस्ड फॉर फर्दरिंग द ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस एंड अमेंड 42 सेंट्रल एक्ट्स. जन विश्वास बिल देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण. जन विश्वास बिल, जन विश्वास बिल, ठीक है. दूसरा जन विश्वास बिल, ठीक है. दूसरा नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, ठीक है, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी. नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, ओके, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी. आगे सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेक इन इंडिया, एआई वगैरह लिया जाएगा और 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस वगैरह सेटअप किए जाएंगे, ठीक है. 3 सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस, 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई, फॉर एआई, ओके, फॉर एआई. नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ नो योर कस्टमर नॉर्म्स, ठीक है. नेक्स्ट वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर आइडेंटिटी एंड एड्रेस अपडेटिंग इन डिजी लॉकर एंड आधार. कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर, द परमानेंट PAN will be used as the common identifier for all digital systems for specified government agencies. Unified filing process for obviating the need for separate submission of the same information through different agencies. मतलब रिपीटेशन ऑफ एफर्ट वगैरह खत्म किया जाएगा. ओके, फिर बाद में ये, हाँ ये हो गया. देखते हैं जरा पहले इसका, ठीक है. पहला, ठीक है, जन विश्वास बिल, ये देखते हैं जरा. ओके, जन विश्वास बिल हम लोग देखते हैं.
नोट्स बनाइए, ठीक है, इसमें सॉरी नहीं आ रहा है। हम्म हम्म क्या रहने दीजिए। नोट्स बनाइए। कौन सी मिनिस्ट्री लाई है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। राज्यसभा passes जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2023. The bill aims at giving future boost to the ease of living and ease of doing business. ठीक है। Next, the bill proposes to amend 183 provisions to be decriminalized in 42 central acts administered by 19 ministries and departments. The bill received overwhelming support cutting across political parties at the joint parliamentary committee stage. 2 अगस्त 2023 की खबर। The Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2023 was passed in Lok Sabha on 27 June 2023 and Rajya Sabha 2 August 2023. ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2023 is a total of 183 provisions being proposed to be decriminalized, okay, in 42 central acts administered by 19 ministries and departments. Decriminalization is proposed to be achieved in the following manner. पहला, both imprisonment and fine are proposed to be removed in some provisions. Imprisonment is proposed to be removed from and fine retained. Imprison proposed to be removed and fine enhanced. Imprison and fine proposed to be converted to penalty. Compounding of offences is proposed to be introduced in few provisions. For effective implementation of the above, bill proposes measures such as pragmatic revision of fines. Pragmatic मतलब क्या? Practical, ठीक है, of fines and penalties commensurate. Commensurate मतलब क्या? Appropriate, same proportion वाला to the offence committed. Establishment of adjudicating officers. Adjudicating मतलब क्या? जांच पड़ताल करने वाला. And establishment of appellate authorities मतलब जहां पर आप अपील कर सकें. And periodic increase in quantum of fines and penalties. It is also ensured that degree and nature of punishment is commensurate with the severity of the offence. The benefits of the bill are outlined as under. ठीक है, amendment will contribute to rationalizing criminal provisions that ensure citizens, businesses and the government departments operate without fear of imprisonment for minor technical defaults. Nature of penal consequence of an offence committed should be commensurate with the seriousness. Of course, the criminal consequences prescribed for technical and procedural lapses and minor defaults clog the justice delivery system. तो इनको भी मतलब क्या लाया गया? टू इंट्रोड्यूस suitable administrative adjudication mechanisms whether applicable and feasible. Decriminalization of provisions which affect citizens and certain categories of government employees which help them to live without fear of imprisonment for minor violations. Enactment of this legislation would be a landmark in the journey of rationalizing laws in India. कौन कौन से 42 एक्ट्स को अपने अंदर ये संभालेगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, रट्टा मारने की कुछ जरूरत नहीं है, एक रफ आइडिया अपने को आइडिया होना मांगता है। आगे, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी 1972, रबर एक्ट 1947, टी एक्ट 1953, स्पाइसेस बोर्ड्स एक्ट 1986, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, मेट्रोलॉजी मतलब क्या? मापतोल, 2009, कैंटोनमेंट्स एक्ट 2006, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006, हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट्स डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था 1978 में उसको भी, पब्लिक डेट एक्ट 1944, आधार टारगेटेड डिलीवरी एक्ट 2016, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ईपीए 1986 बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1994,
द डिपॉजिट इंश्योरेंस, वो DIGC जो स्कीम है ना उसके अंडर आई गई है कि मतलब वो आपका कोई भी मतलब वो डिपॉजिट अगर बैंक डिफॉल्ट कर जाती तो 5 लाख तक, पहले 50,000 था, फिर 1 लाख किया, फिर 2 लाख, फिर 5 लाख किया, इतना तो मिल जाएगा, उसके ऊपर डिफॉल्ट करने पे आपकी गारंटी नहीं। ठीक है, तो ये 1961 फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 नेशनल बैंक नाबार्ड वाला, 1981 नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट, 1987 पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट 2007, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1962, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, ये FSSAI एक्ट 2006, फार्मेसी एक्ट 1948, मेट्रो रेलवेज एक्ट 2002, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1852, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स एक्ट 1995, मर्चेंट्स शिपिंग एक्ट 1958, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, बॉयलर्स एक्ट, ये बॉयलर का मतलब क्या है, रेलवे इंजन जो भाप के इंजन होते हैं ना, स्टीम इंजन, उसके प्रमोशन के ऊपर 1923, फिर बाद में ये हो गया कॉपीराइट एक्ट 1957, GI गुड्स एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स एक्ट 1999, ID ये इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, पेटेंट्स एक्ट 1970, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, रेलवेज एक्ट 1989, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008। ठीक है, ये सब चीजें, बाकी तो ऐसा कुछ टेंशन की बात नहीं है। तो ये सब एक्ट्स को इसके अंदर संभाल लिया है और बोला है बेसिकली ये क्या अटेम्प्ट है। पुराने जमाने में क्या होता था भाई साहब कि अगर आपके प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में अगर डस्टबिन नहीं है, थूकदान नहीं है, आपके इधर मतलब क्या ऐसे मतलब क्या सही तरीके से डिस्टेंपर अच्छे से लगाया नहीं है आपने, ये छोटे मोटे चीजों के लिए भी मतलब क्या फाइन हो जाता था, और इससे इंस्पेक्टर राज और वो रिश्वतखोरी ये सब डरा धमका के सब काम होता था। सरकार ने बोला ये सब नॉनसेंस बंद करो, जिससे क्या मतलब जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा, ईज ऑफ लिविंग इन द ये सब आएगा तो सब ज्यादा बेहतर होगा, लोग बेखौफ होकर अपना बिजनेस कर पाएंगे। पुराने वो कॉलोनियल जमाने से वो सब मतलब वो नेतागिरी और वो सब लाइसेंस राज वगैरह का कुछ टेंशन नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, देखिए 27 जुलाई 2022 की खबर मेटी के जरिए। ठीक है, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी फ्रेमवर्क, द नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी एम्स टू एंश्योर दैट नॉन पर्सनल डेटा एंड एनोनिमाइज डेटा। नॉन पर्सनल डेटा मतलब क्या, जैसे कि देखिए मैंने एक पेन खरीदा 100 रुपए का, तो विनोद सर के पास परचेसिंग पावर कितनी है, 100 रुपए की, ये हो गया मेरा पर्सनल डेटा, जिसमें मैं अपना पैन कार्ड दे रहा हूँ, आधार कार्ड दे रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड नंबर दे रहा हूँ, डेबिट कार्ड नंबर दे रहा हूँ, वो हो गया पर्सनल डेटा। नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है, जैसे कि अमेजोन ने ऑनलाइन 10,000 पेन बेचे 100 रुपए के, तो वो तो किसी कस्टमर से रिलेटेड नहीं है ना, वो तो कोई बिजनेस डेटा है, तो वो होता है नॉन पर्सनल डेटा। दूसरा एनोनिमाइज डेटा, विनोद सर खरीद रहे हैं, वो हो गया पर्सनल स्पेसिफिक डेटा। एनोनिमाइज का मतलब क्या, अज्ञात। ठीक है, जैसे कि मतलब क्या, दिल्ली शहर में 250 लोगों ने 100 रुपए का पेन खरीदा 1 जनवरी 2024 को। ठीक है, अज्ञात डेटा, क्योंकि उसमें एग्जैक्टली आप किसने खरीदा वो पता नहीं लगा सकते। ओके, तो ये होता है एनोनिमाइज डेटा, मतलब जो एक्चुअली मतलब जो ओरिजिनल कस्टमर और जो ओरिजिनल सेलर है उसका डेटा अवेलेबल, उसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बस जो डेटा ट्रांसफर वगैरह हो रहा है, मतलब जो मतलब ये ट्रांजैक्शनल डेटा है वो मिल रहा है, किसके बीच हो रहा है वो पता नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, एनोनिमाइज डेटा। बोथ फ्रॉम, अब आप सरकार से अगर आप कोई स्टैम्प पेपर खरीदो तो सरकारी डेटा, अगर आप अमेजोन से कुछ मतलब क्या गिफ्ट वाउचर खरीदो तो वो प्राइवेट डेटा। तो इसको रिसर्च और इनोवेशन के लिए, नए नए स्टार्टअप्स के लिए दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, AI वगैरह के जरिए नए नए स्टार्टअप्स डेटा का अच्छा हार्वेस्टिंग करके नए नए मतलब क्या मार्केट में किस चीज की डिमांड है, किन चीजों को सर्च किया जा रहा है, किन क्वेश्चंस को सर्च किया जा रहा है, जिससे डेटा क्रंचिंग वगैरह करके नए नए स्टार्टअप्स पता लगा सकते हैं कि मार्केट में किन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वाकई में मौजूदा हालात में डिमांड है। ओके, याद रखना,
कॉन्सेप्ट समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सेफली एक्सेसिबल बाय रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। द पॉलिसी एम्स टू प्रोवाइड एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर डेटा, डेटा सेट्स, मेटा डेटा रूल्स। मेटा डेटा मतलब बहुत गहराई वाला डेटा, ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही मतलब कोर डेटा, ठीक है। मतलब 500 रुपए का खर्चा हुआ, 25% उस पर कुछ टैक्स वगैरह कुछ लगा, ठीक है, और वो रात के 2 बजे खरीदा गया और उसका डिलीवरी दोपहर के 4 बजे हुआ, तो मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक खास कोर डेटा की मैं बात कर रहा हूं। स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स फॉर शेयरिंग ऑफ नॉन पर्सनल डेटा सेट्स व्हाइल एंश्योरिंग प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट। द IDMO विल कोऑर्डिनेट। अब ये IDMO का मतलब क्या है देखते हैं। इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस, इसको भी देखेंगे, ये भी क्या है, ठीक है। IDMO shall coordinate closely with in-line ministries, state governments and other schematic programs to standardize data management by building up capacity and capabilities in each ministry. Further, it will accelerate inclusion of non-personal data sets housed within ministries and personal and private companies in the India Data Sets program, ठीक है। METI released the draft National Data Governance Policy on 26 May 2022 for public consultation. Currently, the policy is under finalization. Okay. तो ये सब बेसिक चीजें हैं, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। इसका ज्यादा क्रिटिसिज्म वगैरह सब क्या है वो सब हम लोग आगे देखेंगे, वो सब मेंस का बात है, इसका बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया डेटा सेट मैनेजमेंट ऑफिस, ये है क्या साहब, देखते हैं। ये देखिए, सेंटर proposes to set up India Data Management Office to frame new data policy 28 मई 2022। ये देखिए, ठीक है, METI के अंडर बनाया जाएगा, अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। ये भी देखेंगे डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन क्या है। IDMO will develop rules, standards, guidelines under the new data policy, which will be published periodically. The IDMO will frame all the data sets, metadata rules, and guidelines in consultation with ministries, state governments, and industry. It will create and manage the country's data sets platform, and also Indian researchers as well as startups gain access to anonymized data sets as per the draft. Earlier, the center had come out with India Data Accessibility and Use Policy 2022 governing citizens data. However, the policy received a lot of criticism for its plan to monetize non-personal data of citizens, following which the center decided to put a policy on hold and address। मतलब पहले वाले में सरकार पैसा कमाना चाहती थी मोनेटाइज करके, लेकिन मैंने कोई भी स्टार्टअप को अगर इस्तेमाल करना है डेटा तो लोग थोड़ा पैसा पे करने का, तो लोगों ने बोला कि हमारे डेटा को आप ऐसा मोनेटाइज नहीं कर सकते, गलत बात है, ठीक है। एथिकल इश्यूज वगैरह हैं, ये शायद आपको एथिक्स में मेंस में काम आ जावे, इंटरव्यू में काम आ जावे, अभी नहीं, ठीक है, ये चीज है। तो अभी फिलहाल क्या है, अकॉर्डिंग एज पर द IT मिनिस्ट्रीज ड्राफ्ट रूल ही है, पब्लिक के कंसल्टेशन की वजह से सब बातें चल रही है अभी। इन दैट डिपार्टमेंट्स विल हैव डेटा मैनेजमेंट यूनिट्स DMUs that will be headed by chief data officer who will work closely with IDMO and also responsible for implementation of the data governance policy। Okay, ये सब चीज। Besides, the IDMO will develop standards for data storage and retention framework, create a mechanism for intergovernmental data access, build and manage the India Datasets program comprising non-personal and anonymized data sets from government bodies. The IDMO will also be responsible to form disclosure norms for data collected
and stored over a certain threshold and create a mechanism for citizens to request data sets and register grievances. ओके ये सब चीजें देखते हैं। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन है क्या, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। देखते हैं डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, इट इज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी, याद रखना नॉन प्रॉफिट कंपनी है, एनजीओ नहीं है, नॉन प्रॉफिट कंपनी एनपीओ है, बाय एस्टैब्लिश्ड बाय द मेटी अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसका काम क्या है, लीड्स एंड गाइड्स इन रियलाइजिंग द विजन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इट प्रोवाइड्स द स्ट्रेटेजिक सपोर्ट टू वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर कैरिंग फॉरवर्ड द मिशन ऑफ डिजिटल डेटा, ठीक है। नॉन प्रॉफिट है। इसके पहले क्या था, मीडिया लैब एशिया 2013 में बनाया गया, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यू दिल्ली। ये बात समझ में आ गया आप लोग को, ये चीज है। आईआईटी के साथ मिलकर काम करता है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई, देखते हैं जरा। 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई, देखते हैं। ठीक है, तो 3 कौन कौन से सेंटर बनाए जाएंगे, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में और सस्टेनेबल सिटीज के क्षेत्र में। ठीक है, ये देखिए, इन 2023 द फाइनेंस मिनिस्टर अनवील्ड दैट द गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन एआई। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज एस्टैब्लिश्ड अ सेंट्रल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एट द आईआईटी जम्मू in October 2023 for establishing these 3 centers of excellence as a part of the government's Make AI in India and Make AI Work for India initiatives। ये कौन किया, IIT जम्मू। तो CPMO has been tasked with hiring a team that can manage AI Centers of Excellence project 2023 से लेकर 28 तक। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्रों को टारगेट किया जाएगा, जैसे अर्लियर डिस्कस किया, एग्रीकल्चर, हेल्थ और सस्टेनेबल सिटीज। ओके, ये सब चीजें हैं, तो ये सब बात है। ओके, डन। नेक्स्ट, प्रायोरिटी नंबर 5, ग्रीन ग्रोथ। नेक्स्ट, प्रायोरिटी नंबर 5, ग्रीन ग्रोथ। प्रायोरिटी नंबर 5, ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ, ठीक है, ग्रीन ग्रोथ। इसमें देखिए, मूविंग फॉरवर्ड टू अचीव द क्लाइमेट गोल्स ऑफ इंडिया, तो किस किस के ऊपर फोकस किया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, पहला ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए ठीक है। दूसरा, इसमें टारगेट क्या है, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 5 मिलियन मेट्रिक टन, 5 मिलियन मेट्रिक टन इसमें टारगेट है। MMT, मेक माई ट्रिप नहीं, 5 मेट्रिक मिलियन टन। ओके, 5 MMT कितना, 2030 तक, ये इसका टारगेट है।
ठीक है। आगे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, ठीक है। डेवलपिंग कैपेसिटी ऑफ 4000 मेगावाट आवर्स विल बी सपोर्टेड बाय वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग का एक बेसिक मतलब है, आपके स्टार्टअप को 1000 करोड़ चाहिए थे, आप अच्छा काम करते 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 800 करोड़ का काम कर दिया, 200 करोड़ बच गए, तो 200 करोड़ सरकार पब्लिक प्राइवेट के जरिए दे देगी, ठीक है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को किया जाएगा 4000 मेगावाट आवर्स तक। थर्ड, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन, ठीक है। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया जाएगा फॉर इवैक्यूएशन एंड ग्रिड इंटीग्रेशन ऑफ 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम लद्दाख, ठीक है। ग्रीन एनर्जी फ्रॉम लद्दाख, ग्रीन एनर्जी फ्रॉम लद्दाख, ठीक है। कितना? 13 गीगावाट टारगेट रखा गया है, 13 गीगावाट्स का टारगेट रखा गया है। 13 गीगावाट बेटा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लद्दाख में तो वही है जियो थर्मल एनर्जी, और क्या, ठीक है। अमृत धरोहर, प्रमोट लोकल कम्युनिटीज यूनिक कंजर्वेशन स्टाइल, प्रमोट लोकल कम्युनिटीज यूनिक कंजर्वेशन स्टाइल फॉर वेटलैंड्स, ये जरूरी है, ठीक है। आई थिंक हम लोग ने इसको स्कीम्स में ये कवर नहीं किया था। अमृत धरोहर, फॉर वेटलैंड्स, अमृत धरोहर फॉर वेटलैंड्स, ये स्कीम भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा ग्रीन क्रेडिट स्कीम लाई जाएगी, विल बी नोटिफाइड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986, ठीक है। उसमें इंड्यूस किया जाएगा बिहेवियरल चेंज एंड इंसेंटिवाइज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिव एक्शंस बाय कंपनीज, इंडिविजुअल्स एंड लोकल बॉडीज, ओके। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इन इंडिया, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इन इंडिया, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इन इंडिया, ओके। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इन इंडिया। फिर एक और चीज, प्रणाम स्कीम, PM प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, जो हम लोग कर चुके थे पहले भी। PM प्रणाम स्कीम, जिसमें हम लोग ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स और बैलेंस्ड यूज करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स का। PM प्रणाम स्कीम फॉर फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट, गोबर धन गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम, 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स लाए जाएंगे गोबर धन स्कीम के अंडर, ठीक है। गोबर धन स्कीम, गोवर्धन स्कीम, ओके, गोवर्धन स्कीम। फिर और कौन सा, इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, अर्बन प्लांट्स, कम्युनिटी और क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स वगैरह सब लाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या, भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसर्च सेंटर, ठीक है। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट सेंटर्स, भारतीय प्राकृतिक बायो खेती
बायो खेती, इसको भी प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा और क्या, इसमें 10,000 इनपुट सेंटर्स चालू किए जाएंगे। गोवर्धन के अंडर कितने चालू किए जाएंगे? 500 सेंटर्स, इसके अंडर 10,000 सेंटर्स चालू किए जाएंगे। नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क लाया जाएगा। क्या? क्रिएटिंग अ नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क। एम इज दैट ओवर द नेक्स्ट 3 years गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट 1 करोड़ फार्मर्स टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग। ये सब किया जाएगा, नेचुरल फार्मिंग वगैरह के लिए सब लाया जाएगा। फिर एक और चीज आखिरी, मिष्टी स्कीम। मिष्टी स्कीम लाई जाएगी मैंग्रोव्स के प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मिष्टी स्कीम। मिष्टी स्कीम फॉर मैंग्रोव्स। मिष्टी स्कीम फॉर मैंग्रोव्स, सबके सब एक बाय एक हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, 5 मिलियन मेट्रिक टन हम लोग को प्रोड्यूस करना है। ओके, ठीक है, ये देखेंगे। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसका जरा अभी ये नहीं आ रहा है, एक मिनट देख लूं। हाँ, अब आया। देखिए, ये देखिए, तो ग्रीन हाइड्रोजन, नरेंद्र मोदी साहब का कहना है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इज अ लैंडमार्क स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल आवर यूथ। 10 जनवरी 2023 की खबर। Addressing the nation on the 75th Independence Day, PM Modi announced the National Hydrogen Mission with an aim of making India a hub for the production and export of green hydrogen. India is at a critical juncture in terms of its energy landscape, and green hydrogen has a critical role to play to make the nation self-reliant and energy independent. ठीक है, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन was approved by यूनियन कैबिनेट। ठीक है, चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। करंटली इंडिया स्पेंड्स ओवर 160 बिलियन, 160 बिलियन खर्चा करते हैं सालाना एनर्जी इंपोर्ट्स में, ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह, कोयला वगैरह सब चीज। दीज इंपोर्ट्स आर लाइकली टू डबल इन द नेक्स्ट 15 years विदाउट रेमेडियल एक्शन। तो हम लोग को ये ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह के लिए प्रमोट करना ही होगा। एक्सक्यूज मी।
हाँ, तो 160 बिलियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ईच ईयर हमारा खर्चा होता है, तो इसको अगर रेमेडी नहीं किया जाए तो ये 160 बिलियन इसका और डबल हो जाएगा। कितना? ये बन जाएगा 320 बिलियन। ठीक है, डबल बन जाएगा ये इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। और इसीलिए विद दिस अप्रूवल द स्टेज इज सेट कि हमें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेशनल आउटले फॉर दिस मिशन will be 19,744 crore rupees, including an outlay of 17,490 crore for strategic interventions for green hydrogen transition, which is also called as the SITE program. So you need to understand that 17,490 crores is for SITE scheme plus 1,466 crores is for pilot projects and 400 crores is for research and development. इसके अलावा 388 करोड़ आर टुवर्ड्स अदर मिशन कंपोनेंट्स। ये कौन बोल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं, मिशन सब कंपोनेंट्स साइट प्रोग्राम अंडर द स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, टू डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव मैकेनिज्म्स टारगेटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन विल बी प्रोवाइडेड अंडर द मिशन। पायलट प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनाए जाएंगे, नेशनल लेवल के R&D प्रोजेक्ट्स वगैरह सेटअप किए जाएंगे अंडर द शिप स्कीम। कौन सा? स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप। हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स में सब चीज कन्वर्ट कर चुके हैं, सब कवर कर चुके हैं। ठीक है, वापस उसको पढ़ो और रिवाइज करो। आउटकम्स क्या है हमारा? वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा टारगेट क्या है कि मिनिमम टू मिनिमम 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम बनना ही चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन ऑफ 125 गीगावाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लस 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करना, 6 लाख जॉब्स बनाना, और फिर बाद में क्यूमुलेटिव रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स ऑफ अराउंड 1 लाख करोड़। अबेटमेंट मतलब क्या? हेल्प करना, कमती करना ऑफ नियरली 50 मिलियन मेट्रिक टन एनुअल ग्रीन हाउस एमिशंस को कट डाउन करना। तो ये हमारी कैपेसिटी है, ये हमारे टारगेट्स हैं। प्रॉपरली नोट्स बना लीजिए, ठीक है, खाली वीडियो मत देखिए, नोट्स बनाइए। तो इंडिया को लीडिंग प्रोड्यूसर बनाया जाएगा, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की जाएंगी, फिर बाद में इंपोर्ट फ्यूल्स वगैरह सब पे उसके रिडक्शन वगैरह आएगा, ये सब चीजें। ओके, हाँ, आगे क्या होगा? ग्रीन हाइड्रोजन कैन रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स इन ऑल द अबव। कहाँ कहाँ पर? फीड स्टॉक कहाँ पर वगैरह जाएगा इसका? रिफाइनिंग, बल्क केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइजर इत्यादि। एनर्जी कैरियर, ब्लेंडिंग विद नेचुरल गैस, लॉन्ग हॉल मोबिलिटी, मैरीटाइम एंड शिपिंग, एनर्जी स्टोरेज इत्यादि। समझ में? ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस है। ठीक है, सब मैंने आप लोग को पिछली बार सब बता दिया था। ओके, ये सब भी देख के लेकिन वीडियो पॉज करो और नोट्स जॉट डाउन कर लो। ठीक है, ये सब चीजें मैंने तो पिछली बार 6-7 अलग अलग टाइप के बताए थे आप लोग को। ठीक है, नोट्स वगैरह पॉज कर लो, वीडियो पॉज कर लो और नोट्स बना लो। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ द फ्यूचर बोला गया है, जिससे हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया भी बनाने वाले हैं। सबको समझ में है बेटा बात? आगे बढ़ते हैं। फ्यूल सेल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह भी सब बनाए जाएंगे। नो हार्मफुल एमिशंस वगैरह कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ, द डिमांड फॉर ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू सी अ 5-fold जंप to 28 metric ton by 2050, where 80% of the demand is expected to be green in nature. कौन कौन सी तमाम महत्वपूर्ण कंपनी हमारे देश में इसमें मदद कर रही हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑफ कोर्स, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड लार्सन एंड ट्यूब्रो। ओके, पॉज कर लीजिए, अपने हिसाब से सब नोट्स बना लीजिए। ये सब चीजें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम वगैरह सबसे देखा था हमने पिछली बार। ठीक है, टाटा मोटर्स हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस वगैरह सब बना रही हैं। नितिन गडकरी साहब जो हाईवेज वाले मिनिस्टर हैं, वो तो हमेशा वो ग्रीन हाइड्रोजन वाली गाड़ी में ही हमेशा ट्रैवल करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, डन। नेक्स्ट,
ग्रीन एनर्जी सेंटर इन लद्दाख। देखते हैं। ये देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA, it has approved green energy corridor phase 2 interstate transmission system ISTS for 13 gigawatt renewable energy project in Ladakh। 18 अक्टूबर 2023 की खबर। The cabinet committee on economic affairs chaired by the honorable prime minister today has approved the project on green corridor phase 2। कहां पर? लद्दाख में। The project is targeted to be set up by 2029-30 with an estimated cost of 20,773 करोड़ और सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस 40% का दिया जाएगा, 8,309 करोड़ का। ठीक है। इसका टेरेन, इसका टोपोग्राफी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड डिफेंस सेंसिटिविटीज ऑफ लद्दाख रीजन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड विल बी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश की, सरकारी कंपनी है। स्टेट ऑफ द आर्ट वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर बेस्ड ऑन हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC सिस्टम एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट EHVAC सिस्टम्स यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे। पावर सेंटर जो कॉरिडोर है, कहाँ से पास होगा इसके ट्रांसमिशन कॉरिडोर? हिमाचल, पंजाब, कैथल तक जो हरियाणा में है, और इसको नेशनल एनर्जी ग्रिड के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है। इंटरकनेक्शन विल आल्सो बी प्लान्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट इन ले टू एग्जिस्टिंग लद्दाख so as to ensure reliable power supply to Ladakh. It will also be connected to Leh Alston Srinagar line to provide power to Jammu and Kashmir. The project will entail setting up of 713 kilometer transmission lines including 480 HVDC line and 5 gigawatt capacity of HVDC terminal at Pang to Kaithal. The project will contribute to targeting of at least achieving the target of 500 gigawatt of installed electricity capacity from non-fossil fuels by 2030 sorry. The project will also help in developing long-term energy security of the country and promoting ecologically sensitive growth by reducing the carbon footprint. It will generate direct and indirect employment in both skilled and unskilled sectors. ठीक है, ये सब चीजें। जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। लद्दाख में कहां पर जियोथर्मल एनर्जी का? यहां पर ये बहुत सोर्स है। ठीक है, जियोथर्मल देखते हैं जरा। पूगा वैली जो वहां पर हॉट स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, वहां पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इंडिया का पहला जियोथर्मल प्लांट वगैरह लागू किया है वहां पर। 2 टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड बिटवीन लद्दाख, और इसीलिए हिमालयस जो एक फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन माने जाते हैं, इसलिए हमेशा वहां पर अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं, क्रिएटिंग अ हॉटस्पॉट फॉर जियोथर्मल फिनोमिना लाइक हॉट स्प्रिंग्स एंड इट इज द एनर्जी दैट ONGC इज गोइंग टू टैप। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। इन द इनिशियल स्टेज वी इंटेंड टू ड्रिल अ 1000 मीटर well draw energy from temperatures about 200 degrees Celsius and produce, क्या आ गया ये, and produce totally potentially zero carbon source of renewable energy। ठीक है, हाँ, and produce 1 megawatt of electricity। in advanced stages we can attain up to 100 megawatts। यहाँ पर MOU वगैरह सब साइन किया गया है। विद इन डेज टेम्परेचर्स वर फाउंड ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड एट 180-190 डिग्रीज एट 40 मीटर्स बिलो। ठीक है, ये सब चीज। रिलीज ऑफ जियोथर्मल फ्लूइड एट लार्जर वॉल्यूम एंड प्रेशर देन एक्सपेक्टेड एंड फार मोर इक्विपमेंट इन प्लेस कुड हैंडल द क्वांटिटी एंड प्रेशराइजेशन ऑफ द डिस्चार्ज वर अनएक्सपेक्टेड। वी हैड कैलकुलेटेड दैट देयर विल बी 1 to 2 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बट देयर वर एक्चुअली ओवर 4 किलोज। नहीं, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। देखिए, ये वो प्रोजेक्ट है,
सब लगाया जा रहा है, काम चल रहा है सब पे बहुत ज्यादा। हम्म हम्म तो ये देखिए, पूगा और चुमाथांग ये ईस्टर्न लद्दाख में मौजूद है। अपीयर्स टू बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग जियोथर्मल इन द फील्ड। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, इससे कार्बन न्यूट्रल लद्दाख वगैरह बनाएंगे, ये सब चीजें कार्बन न्यूट्रल लद्दाख वगैरह सब बनाएंगे। ठीक है, ये सब चीज जियोथर्मल प्लांट का जरा फोटो देख लेते हैं। चाहिए तो आप क्या कीजिए, डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जीज फुल पोटेंशियल, पावर जनरेशन होता है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज, डायरेक्ट यूज, हीटिंग कूलिंग, जियोथर्मल पंप्स वगैरह होते हैं, पानी पंप करते हैं, स्टोरेज सेपरेशन, डायरेक्ट एयर कैप्चर और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, दूसरा फोटो इसका भी बना लीजिए। देखिए दिखता कैसा है, वो दिखता ऐसा है वो पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट ऐसा दिखता है बेटा। ये देखिए जियोथर्मल पावर प्लांट ऐसा दिखता है। ओके, ये डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, बेसिक डायग्राम बना लो, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेंस में कहीं काम आ जाए। ठीक है, स्टीम टरबाइन एंड जनरेटर, हॉट वाटर इंजेक्शन वेल, कूलिंग टावर, ये सब तमाम चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोवर्धन स्कीम तो हम लोग देख चुके हैं पहले, इसमें नहीं जाएंगे। पीएम प्रणाम स्कीम भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, कार्बन क्रेडिट वगैरह भी बहुत कॉमन है। ठीक है, इसका कोई टेंशन की बात नहीं है। हम लोग मेनली क्या देखेंगे, मैंग्रोव्स के लिए मिष्टी स्कीम और अमृत धरोहर स्कीम फॉर वेटलैंड्स। ओके, बाकी ये बायो खेती देखते हैं एक मिनट जरा। प्राकृतिक बायो खेती, भारतीय बायो खेती रिसोर्स सेंटर, वही नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ये प्रयास है। ठीक है, to involve more farmers and enhance the reach of natural farming on a large scale, government has formulated national mission on natural farming NMNF by upscaling the Bharatiya Prakriti Krishi Paddhati scheme to promote natural farming across the country. NMNF will cover 7.5 lakh hectare area by developing 15,000 clusters. Okay, in the next 4 years with a total budget outlay of 1584 crores. With the NMMF, government proposes to touch 1 crore farmers along with the Ganga belt and in other rain-fed parts of the country. For making easy access to bioresources like Jeevan Amrit, Ghana Amrit, Neemastra, government intends to set up 15,000 Bharatiya Prakritik Kheti Bio Inputs Research Center BRCs in order to provide farmers adopting natural farming and easy access to bioresources like Jeeva Amrit, Ghana Amrit, Neemastra। मतलब यही सब चीजें, बायो मतलब फर्टिलाइजर वगैरह बनाने के अलग अलग अच्छे नाम हैं। Wherein cow dung, urine, neem and bioculture plays an important role. Okay, these BRCs will create a national level distributed micro fertilizers and pesticide manufacturing network
1 BRC पर 50 हेक्टेयर क्लस्टर्स ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2022-23 से लेकर 25-26 तक। ओके, ये चीज है। ये देखिए, नेचुरल फार्मिंग थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड मैनेज एंड नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग एनकॉफ, ये सब भी सेंसिटाइज करेगा ग्राम प्रधानों को और सारी पंचायतों को। ठीक है, तो ये सब बेसिक बातें हैं, बेसिक आप नोट्स बना सकते हैं। किधर आया ये? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन मैनेज हैदराबाद में। ओके, याद रखना, कहीं हैदराबाद में ये सब आपको आ सकता है। ओके, तो हम लोग अब मिष्टी स्कीम देखेंगे और हम लोग वो धरोहर स्कीम देखेंगे, मैंग्रोव वो वाली। ठीक है, तेलंगाना में है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, ऑटोनॉमस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 1987 में एस्टैब्लिश किया गया, और इसका क्या है, हैदराबाद तेलंगाना में इसका ये है। ओके, हेडक्वार्टर से। आगे बढ़ते हैं, मिष्टी स्कीम फॉर मैंग्रोव्स और अमृत धरोहर फॉर वेटलैंड्स, दोनों ही बहुत जरूरी है। ठीक है, मिष्टी स्कीम फॉर मैंग्रोव्स अमृत धरोहर फॉर वेटलैंड्स। देखते हैं पहला, ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की रिपोर्ट 5 फरवरी 2024, स्कीम्स फॉर restoration ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट हैव मोर कैपेसिटी टू स्टोर कार्बन, प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मरीन डाइवर्सिटी एंड सपोर्ट ग्लोबल फिश पॉपुलेशंस। ठीक है, द प्रमोशनल मेजर्स आर बीइंग implemented through a central sector scheme, namely conservation and management of mangroves and coral reef program under National Coastal Mission Program under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Regulatory measures are implemented through CRZ notification 2019 under Environment Protection Act and Wildlife Protection Act 1972 और Indian Forest Act 1927 और Biological Diversity Act। ये सारे एक्टों का नाम लिख लो, ये सब प्रीलिम्स में आएगा आप लोग को। ठीक है, कि ये स्कीम में अलग अलग जो भी सीआरजी रेगुलेशन नोटिफिकेशन के रूल्स हैं, कौन कौन से एक्ट को ये इस्तेमाल करते हैं। यूनियन बजट 2023-24 में मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, नाम अंडरलाइन कर लो, लिख लो प्रॉपर अच्छे से। ठीक है, मिष्टी स्कीम लाई गई टू प्रमोट एंड कंजर्व मैंग्रोव्स एज यूनिक natural ecosystem having very high biological productivity and carbon sequestration मतलब कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेना potential besides working as a bioshield. Accordingly, Mishti was launched by Ministry of Environment on the occasion of World Environment Day 2023. Further, operational guidelines for implementation of Mishti activities have been prepared and circulated for the states for preparation of plans. Mishti envisages restoration and reforestation of mangroves covering approximately 540 square kilometers spreading across 9 states and 3 union territories over a period of 5 years beginning 23-24. The states have also been encouraged to take part in these activities. Overall, the mangrove cover of the country has witnessed an increase याद रखना, ये ट्रेंड इंक्रीजिंग है हमारा, 252 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है 2015-21 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला वेटलैंड्स का। आप लोग देखिए, सेव वेटलैंड्स कैंपेन मेट विद ह्यूज सक्सेस। तो अलग अलग स्कीमें सरकार ने अमृत धरोहर योजना के अंडर लाई गई हैं। 8 फरवरी 2024 का बात है ये। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे आई थिंक वो रामसार कन्वेंशन के दिन आता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब आता है? 2 फरवरी, जब वो रामसार कन्वेंशन साइन किया गया था, ईरान वाला। ठीक है, आपके एनवायरनमेंट के नोट्स में दिया रहेगा, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, स्टैटिक मटेरियल बाद में डिस्कस करेंगे, पहले करंट। ठीक है, ये सब चीज
तो ये सब के लिए क्या क्या लाया गया है? मिशन फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ मिशन, फिलोसॉफी ऑफ सहभागिता, ठीक है। सहभागिता मिशन क्या है? अगेन मैं इसके लिए वेटलैंड्स के लिए याद रखना, बेसिक चीजें। सहभागिता मिशन किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीज ये लोग लेके आए? कौन कौन पार्टिसिपेट किया? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फ्लोरा फॉना, ये सब चीजें। हाँ ये देखिए, ड्यूरिंग नवंबर 2023 जनवरी 24 196 लोकल कम्युनिटी मेंबर्स फ्रॉम 5 रामसर साइट्स, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, सिरपुर लेक एंड यशवंत सागर इन मध्य प्रदेश, भीतरकनिका मैंग्रोव्स एंड चिलिका लेक ओडिशा वो ट्रेंड ऑन अल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोग्राम ALP, पर्यावरण नाविक सर्टिफिकेट भी इनको दिया गया। ओके आगे बढ़ते हैं। नुक्कड़ नाटक वगैरह सब ये ऑर्गेनाइज किया गया। हाँ इस साल वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बीइंग, अंडरलाइन कर लो, लिख लो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, इसका इस बार का थीम था। ओके सहभागिता के अंडर अलग अलग काम किए गए, सब चीज। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स भी किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए सबमिटेड फॉर राम, हाँ 3 नए साइट्स को, सिटीज को वेटलैंड्स की लिस्ट में वगैरह सब डाला जाएगा। भोपाल एंड इंदौर इन मध्य प्रदेश एंड उदयपुर इन राजस्थान एज वेटलैंड सिटीज अंडर वॉलंटरी वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन स्कीम अंडर द रामसर कन्वेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो पॉज करके नोट्स बना लो, ठीक है। सहभागिता स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ, इसने लॉन्च किया था साल 2022 में। मिशन सहभागिता हेल्दी एंड इफेक्टिवली मैनेज नेटवर्क ऑफ वेटलैंड्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस, ठीक है। और बाकी ये सब जॉब्स वगैरह की बातें और टूरिज्म वगैरह की बातें, ठीक है, ये सब चीजें। हाँ बस यही बात थी, ठीक है। ओके आई थिंक यहाँ पर खत्म करते हैं हम लोग। कल हम लोग प्रायोरिटी 6 और प्रायोरिटी 7 ये सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। ओके डन, थैंक यू।